प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं विनोद प्रताप सिंह भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो बात है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 का। सबसे पहले हम देखते हैं कि मामला क्या था। एक निजी कंपनी है और वो निजी कंपनी मैंगलोर के अंदर है और वो पड़ता है कर्नाटक राज्य में। वर्तमान में भी ये कंपनी कार्यरत है। 1970 में सरकार ने घाटे में चल रही कंपनियों के विषय में जांच बैठाई थी और इसमें मिनर्वा मिल्स भी था। उद्योग अधिनियम 1951 के तहत ये जांच बिठाई गई थी। इस जांच के अंदर मिनर्वा मिल्स को प्रबंधन का दोषी पाया गया था। उसके बाद सरकार ने 1971 में इस कंपनी के अधिग्रहण करने का आदेश दिया, लेकिन हुआ ये कि कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अधिग्रहण नहीं हो पाया था। तो 1974 के अंदर संसद के द्वारा एक कपड़ा अधिनियम पास किया गया और उसके बाद मिनर्वा मिल्स को इसका अधिग्रहण करके राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरी तरफ केशवानंद मामले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, अर्थात संसद की संशोधन करने की शक्ति सीमित हो गई थी और सरकार जो है इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी इस कोर्ट के निर्णय को बदलना चाहती थी और इसलिए उसने 42वां संविधान संशोधन 1976 में कर दिया, जिसके तहत संसद संविधान में कोई भी भाग को संशोधन कर सकती है और न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है, न्याय पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत मिनर्वा मिल्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाल दी गई। अब सवाल ये उठता है कि जो याचिका डाली गई उसमें समय कैसे लगा, याचिका में देरी का कारण क्या था। देरी का कारण 1975 के अंदर आपातकाल लगा दिया गया था और दूसरी तरफ 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, अर्थात मोरारजी देसाई की सरकार बनी। मिल्स को ये आशा थी कि उनके पक्ष में सरकार कुछ करेगी, लेकिन ये आशा उनकी पूरी नहीं हुई। तो मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में नाना पालकीवाला ने मिनर्वा मिल्स का कोर्ट में पक्ष रख दिया और उन्होंने चैलेंज किया। चैलेंज किसको किया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 गए और अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी। और अनुच्छेद 31 गए में क्या प्रावधान किया गया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। एक बात तो ये, और दूसरी बात अनुच्छेद 368 के अंदर दो प्रावधान खंड 4 और खंड 5 में संशोधन किया। वो दो प्रावधान थे कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, यानी उसकी शक्ति जो है वो असीमित है। दूसरा उन्होंने कर दिया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून या जो संशोधन किया है न्यायपालिका, उसमें न्यायिक समीक्षा अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। तो ये मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट के अंदर वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ बनाई थी और इस पीठ में जो निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट में वो 4:1 से दिया, अर्थात 4 जज पक्ष में थे और 1 जज विपक्ष में था, यानी बहुमत से ये निर्णय आया और बहुमत से जो निर्णय आया वो मिनर्वा मिल्स के
पक्ष में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संशोधन करने की शक्ति तो रखती है, संसद संशोधन करने की शक्ति तो है उसके पास में, लेकिन असीमित शक्ति नहीं है, अर्थात उस पर सीमा है। और सीमा क्या है कि संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। और उसके आगे उन्होंने डिसीजन में कहा कि न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूल ढांचा है। इसके द्वारा न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा करती है, कानूनों की समीक्षा करती है, तो संसद न्यायालय की इस शक्ति को छीन नहीं सकता है। इसलिए अनुच्छेद 368 और 31 में किए गए संशोधन न्यायालय ने असंवैधानिक माना। ये सब असंवैधानिक है। और साथ में न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः इनमें सामंजस्य और संतुलन जो है वो संविधान का मूल ढांचा है। तो ये फैसला था और इस फैसले के द्वारा 1951 से जो विवाद सरकार और न्यायपालिका के बीच में जो टकराव चल रहा था, वो टकराव अब समाप्त हो गया। तो ये था मामला मिनर्वा मिल्स का, और इसमें न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा माना गया और साथ ही मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा माना गया था। इसके बाद फिर मिलते हैं, एक नए वाद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।